हेलो एवरीवन, वेलकम टू नालंदा आईएएस एकेडमी। और चलिए चलते हैं अपने अध्याय 5 की तरफ, जो कि है उद्योग। तो यहाँ ना हम पढ़ेंगे कि उद्योग कैसे शुरू हो रहा है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, हम किसी उद्योग की स्थापना अगर कहीं पर करते हैं तो क्यों करते हैं, और इसके बाद विश्व में कहाँ पर क्या चीज़ें लग रही हैं, कहाँ कौन सा उद्योग चल रहा है, उसका रीज़न क्या है, क्या कारण है कि कोई पर्टिकुलर उद्योग जो है वो हमने वहीं पर स्थापित किया है। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ इन्होंने आपको ना क्या ऑब्जर्व करने के लिए कहा है। सबसे पहले ये कह रहे हैं आपको कि क्या आपने कभी ये विचार किया है कि लिखने की जो आपकी अभ्यास पुस्तिका है, जिसे आप रोज़ इस्तेमाल में लाते हो ना, वे विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आप तक पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत कहाँ से हो रही है? तो इसके जीवन की शुरुआत होती है वृक्ष से। क्या आप सोच सकते हैं इस बात को? पहले क्या होता है, उसे काटा जाता है और फिर उससे लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहाँ वृक्षों की कटाई को संसाधित एवं कास्ट लुगदी में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। और फिर वो जो कास्ट लुगदी होती है को रासायनिक द्रव्यों के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा फिर उसके कागज़ के रूप में उसे परिवर्तित कर देते हैं। फिर वही कागज़ जो है प्रेस में जाता है और उसमें रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। और इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर वह पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है और अंत में ये आपके हाथ में पहुंचती है। तो क्या देखा आपने? सबसे पहले वृक्ष को काटा, फिर उससे लुगदी मिल तक ले गए, उसमें कास्ट लुगदी में उसे परिवर्तित किया प्रोसेसिंग करके, फिर उसको क्या किया, मशीनों के द्वारा कागज़ के रूप में उसे परिवर्तित किया। फिर कागज़ को क्या करते हैं, तो उसे प्रेस में ले जाते हैं, वहाँ पर केमिकल के इंक के थ्रू उसमें लिखा जाता है, छापा जाता है, एंड देन फिर उसके बाद वो जो है अभ्यास पुस्तिका बनती है और तब आप तक पहुँचती है। तो आप देख सकते हो कि कितना लंबा प्रोसीजर है। तो यहाँ ना ये कह रहे हैं कि जो द्वितीयक क्रियाकलाप या विनिर्माण जो है उसमें हम करते क्या हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि कच्चे माल को लोगों के लिए और ज़्यादा यूज़फुल और ज़्यादा अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में हम उसे परिवर्तित करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि आपने क्या देखा कि आप जो क्या कर रहे हो, तो कागज़ की लुगदी का जो है मतलब लुगदी के रूप में बना के फिर उसे कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में आप उसे बनाते हो। तो ये क्या है, ये विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरणों को प्रदर्शित करता है। जहाँ पहले आपने क्या किया, तो पहले आपने उसे लुगदी में परिवर्तित किया एंड देन फिर आपने उसे एक अभ्यास पुस्तिका में परिवर्तित किया। तो दो विनिर्माण प्रक्रियाओं के चरणों को इसमें यूज़ किया जाता है। बात करते हैं उद्योग की। तो ये उद्योग क्या है? तो देखो, उद्योग का जो संबंध है ना, वो आर्थिक गतिविधि से है। किससे? आर्थिक गतिविधि से। अब इसमें होता क्या है ना कि जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। आप जैसे देख सकते हो कि इसमें क्या होता है कि लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है ना। और कोयला खनन उद्योग में क्या होता है, तो कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है। तो जब आप कोयले को धरती से निकाल रहे हो तो वो कोयला खनन हो गया। और जैसे आप लोहा और इस्पात उद्योग में क्या करते हो, तो वस्तुओं के उत्पादन करते हो। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से तरह तरह के उद्योग जो हैं वो यहाँ पर हैं। बात करते हैं, पर्यटन सेवा से संबंधित उद्योग भी हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं 2-3 तरह के हमारे पास यहाँ पर उद्योग देखे गए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उद्योगों का वर्गीकरण कैसे कैसे हो सकता है। तो देखो, उद्योगों का जो वर्गीकरण है ना, सबसे पहली बात कि उसमें किस तरह का कच्चा माल आप प्रयोग कर रहे हैं उसके बेस पर आप कर सकते हो। उद्योग का आकार कैसा है, बड़ा है, छोटा है, या उसमें स्वामित्व किसका है। तो इनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इनको आधार मानकर हम उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, आपसे यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि कपास के खेत में अपने घर तक अपनी कमीज की यात्रा का पता कीजिए कि कैसे कपास से लेके वो किस तरह से आपकी एक कमीज की यात्रा पूरी करती है, कि कहाँ तो वो कभी खेत में कपास था और कहाँ वो बन के आपके पास शर्ट आ गई। तो ये पूरी रात जो उसकी यात्रा है ना, उसका क्रियाकलाप आपको दिया गया है। तो ज़रा करके देखिए। फिलहाल हम चलते हैं यहाँ पर क्या, कच्चे माल की तरफ, कि कच्चे माल के बेस पर हम कैसे उद्योगों को वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहला क्या है कच्चे माल में, कि कच्चे माल के उपयोग के आधार पर हम करते हैं। जैसे कच्चा माल उसमें किसी भी उद्योग में जो प्रयोग कर रहे हो उसके आधार पर हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि ये किस तरह का उद्योग है। जैसे कि आपने क्या किया, उद्योग कृषि आधारित है, या मतलब जिसमें कृषि के से जो कोई चीज़ लेके तब उद्योग शुरू किया गया, या खनिज आधारित है, या समुद्र आधारित है, या वन आधारित है। इस बेस पर हम क्या करते हैं, तो हम इसे कच्चा माल उद्योग कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं कृषि आधारित उद्योग की। तो ये जो कृषि आधारित उद्योग है, इसमें क्या है कि कच्चे माल के रूप में आप किसका यूज़ कर रहे हो, वनस्पति का, जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। ओके, तो क्या है ना कि जब हम वनस्पति और जंतु आधारित जो उत्पाद हैं उनके उपयोग से हम जो उद्योग कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग में हमने क्या देखा, कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग होता है। जैसे खाद्य संसाधन,
वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, या फिर आप कोई चर्म उद्योग कर रहे हो ना, तो ये सब क्या है, तो ये सभी है आपके कृषि आधारित उद्योग। तो ध्यान रखना कच्चे माल के रूप में आप जब कृषि से जो चीज़ें निकली हैं उनका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा है आपका खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित में क्या है, तो इसमें आप क्या करते हो, खनिजों का इस्तेमाल करते हो कच्चे माल के रूप में। जैसे प्राथमिक उद्योग है ये भी, तो जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं उसे हम कहते हैं खनिज आधारित उद्योग, ठीक है। इन उद्योगों के उत्पाद क्या होते हैं, अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। मतलब आपने जो खनिज आधारित उद्योग पर जो जो भी आपने प्राथमिक तरीके से आप इसका कर रहे हो ना, अब इससे जो चीज़ें बनेंगी उसका आप दूसरे उद्योगों में इस्तेमाल करते हैं। तो इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। अयस्क से निर्मित जो है जैसे कि लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पादन है वो इसमें आता है। आप क्या करते हैं, जैसे लोहे से आप फिर और चीज़ें मशीनें बनाना या भवन निर्माण के लिए आप क्या करते हो, उनका यूज़ करते हो। तो ये कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे भारी मशीन कोई बनानी है, भवन बनाना है, या रेल के डिब्बे बनाने हैं, तो वो किससे बनेगा, लोहा से बनेगा, ठीक है। तीसरा है आपका समुद्र आधारित उद्योग। इसमें क्या होता है ना कि सागर और महासागरों से जो भी आपको उत्पाद मिलते हैं ना, उनका उपयोग आप कच्चे माल की तरह करते हो, तो उन्हें हम कहते हैं समुद्र आधारित उद्योग। तो समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल सॉरी सॉरी तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो भी समुद्र से चीज़ें निकलती हैं उनका उपयोग हम कच्चे माल की तरह कर रहे हैं। तो समुद्री खाद्य प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके मुख्य उदाहरण है। जैसे कि मछली के तेल का यूज़ किया निर्माण करते हैं ना, वो सभी आपका समुद्र आधारित उद्योग में आता है। वहीं पर अगर हम बात करें वन आधारित उद्योग की, तो सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है कि जो वन पे बेस्ड चीज़ों का कच्चे माल की तरह यूज़ कर रहे हो वो क्या होते हैं, वन आधारित उद्योग होते हैं। जैसे कि आप लुगदी बना रहे थे, है ना, कागज़ बना रहे थे, या फिर कोई औषध रसायन बना रहे हैं, या कोई फर्नीचर बना रहे हैं, या भवन निर्माण करें, तो ये सब क्या है, वन आधारित है। तो समुद्र की चीज़ों को यूज़ करके बना रहे हो, कच्चे माल को की तरह यूज़ कर रहे हो तो समुद्र आधारित। वन पे जो बेस्ड चीज़ें हैं उनको ले रहे हो तो वन आधारित, खनिज से बेस्ड ले रहे हैं तो खनिज आधारित, और कृषि से बेस्ड ले रहे हैं तो कृषि आधारित। कितना अच्छा है ना, नाम के बेस पे ही कर दिया जाता है डिवीजन। बात करते हैं आकार की। तो देखो उद्योगों का जो आकार है ना, उससे सिंपल सा मतलब ये है कि कितनी पूंजी आप लगा रहे हैं। तो क्या तात्पर्य है, निवेश की गई पूंजी, हाँ, और आपने कितनी पूंजी लगाई और उसमें कितने लोग मिलके काम कर रहे हैं, और जो आप उत्पादन कर रहे हैं ना कि वो कितनी मात्रा में हो रहा है। तो इन तीन बेसिस पे आप उसके आकार को डिसाइड करते हैं। तो आकार के आधार पर हम क्या करते हैं, उद्योगों को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, दो भागों में बांट रहे हैं। एक है आपके लघु आकार के उद्योग और दूसरा है वृहत आकार के उद्योग। लघु सिंपल नाम से पता चल रहा है जो छोटे उद्योग होंगे, है ना। वहीं आपके जो वृहत आकार के उद्योग है वो कौन से होंगे, जो बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। तो अगर मैं लघु आकार के उद्योगों की बात करूं तो वो कौन से होंगे, तो वो होंगे कुटीर या घरेलू उद्योग, जो छोटे छोटे पैमाने के उद्योग है ना। तो जो छोटे पैमाने के उद्योग है या घरेलू, मतलब घर पे के ही लोगों के मिलकर कर रहे हैं या छोटे लेवल पे कर रहे हैं, तो जैसे कुटीर उद्योग कहा जाता है। इसमें होता क्या है ना कि दस्तकार जो होते हैं के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से किया जाता है। घरेलू हो रहा है ना, अपने हाथ से चीज़ों को बना रहे हैं। हाथ से क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जैसे कि टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, या और भी कोई चीज़ अगर आप हाथ से निर्मित को बना रहे हो तो ये सब किस में आती है, कुटीर उद्योग के उदाहरण है ये। अगर हम बात करें बड़े पैमाने के उद्योग की, तो बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं वो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उसे कहते हैं बड़े पैमाने के बृहद आकार के उद्योग। तो जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनकी तुलना में छोटे पैमाने के जो उद्योग है ना, उसमें पूंजी भी कम लगती है और कम टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, प्रौद्योगिकी का कम यूज़ होता है। वहीं बड़े पैमाने के उद्योगों में क्या होता है, पूंजी भी ज़्यादा लगती है और आप जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ना प्रौद्योगिकी, वो भी काफ़ी हाई लेवल की होती है। जैसे अगर हम बात करें रेशम की बुनाई की या कोई खाद्य प्रक्रमण है, तो ये जो उद्योग हैं ये क्या है, लघु पैमाने पे होते हैं, है ना। और वहीं अगर ऑटोमोबाइल की बात करें या भारी मशीनों की बात करें तो ये क्या है, बड़े पैमाने के उद्योग हैं। तो हम कुछ चीज़ों के मतलब देख के ही हम पता लगा सकते हैं कि ये लघु उद्योग है या आपका वृहत उद्योग की वस्तु है। बात करते हैं स्वामित्व की। स्वामित्व के बेस पर जब हम कर रहे थे, ये तो आकार का हो गया, अब था स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर क्या, जैसे कि निजी क्षेत्र में अगर जैसे कि सपोज मैं ही कोई बिजनेस स्टार्ट कर देती हूँ, तो वो आपके स्वामित्व के बेस पर हम कहेंगे इसे निजी क्षेत्र का उद्योग कहा जाता है। वहीं अगर राज्य स्वामित्व है या फिर सार्वजनिक, बहुत से लोग मिलकर जैसे कहते हैं, तो वो क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र है।
और अगर बात करें संयुक्त, काफ़ी लोग मिल के कर रहे हैं, और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत हम इसे कर सकते हैं। तो हमने कौन कौन से देखा, निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व जिसे कि सार्वजनिक क्षेत्र भी कहा गया है, और संयुक्त क्षेत्र, और दूसरा क्या है तो सहकारी क्षेत्र। ये सारे आपके क्या है, स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण है। जैसे निजी क्षेत्र का क्या है कि इस तरह के उद्योगों का जो स्वामित्व और संचालन है ना, कि कौन इसको ओन करता है, तो ये कोई एक व्यक्ति करता होगा, या व्यक्तियों का एक छोटा सा कोई समूह है वो करता होगा, तो ये क्या हो गया, निजी क्षेत्र हो गया। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें सार्वजनिक क्षेत्र की, तो इस तरह के जो उद्योगों के स्वामित्व है ना, या इनका जो संचालन है वो कौन करता है, तो जब गवर्नमेंट यानी कि सरकार जब करती है तो उसे सार्वजनिक क्षेत्र का कहते हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वो क्या होगा, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, या फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। तो ये सब क्या है, ये जो संचालित कर रहे हैं, तो ये आपके ये क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होंगे। वहीं हमने एक बात की थी संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों की, किसकी, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों की। तो चलिए जरा आगे ये भी देख लेते हैं। तो संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों के अगर स्वामित्व की बात करें या उनका संचालन की बात करें, तो वो कौन कर रहा है, राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें कि मतलब राज्य और व्यक्ति सब मिलके, दोनों मिलके जब करते हैं, तो उसका है मारुति उद्योग लिमिटेड, जो कि क्या है, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। ठीक है। और अगर हम चौथा जो हमारा था सहकारी क्षेत्र के उद्योग, उसकी अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होता है ना कि स्वामित्व और जो संचालन है इस उद्योग का, वो कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, मतलब जो कच्चे माल के जो उत्पादक है या उसकी जो पूर्ति कर रहे हैं ना, पूर्तिकारों, कामगार, और या फिर वो दोनों मिलकर कर रहे होते हैं, स्वामित्व और संचालन दोनों। कौन, जो कच्चे माल को उगा रहे हैं और जो उसके कामगार हैं, या दोनों मिलकर कर रहे होते हैं, तो वो हो गया सहकारी। इसका बेस्ट एग्जांपल इज आनंद मिल्क यूनियन। कौन सा है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये इसका उदाहरण है। दूसरा सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण है। ठीक है। सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण कौन से, सुधा डेयरी और आनंद मिल्क यूनियन। ठीक है। तो हमने 4 तरह के देखे, निजी, फिर हमने देखा था सार्वजनिक जो कि गवर्नमेंट के थ्रू चल रहा था, तीसरा हमने आपका जो देखा था वो राज्य और व्यक्ति जो मिलके कर रहे थे, संयुक्त वाला, और फिर हमने चौथा देखा सहकारी क्षेत्र। तो यहाँ पर 4 तरह के हमने उद्योगों के वर्गीकरण देख लिए। बात करते हैं कि हम जो कोई उद्योग लगाते हैं ना कहीं पर, उसको उस पर्टिकुलर जगह पर लगाने के लिए कौन से कारक हमें मजबूर करते हैं, मजबूर इन द सेंस कि हमें प्रभावित करते हैं। मजबूर से तो ज़्यादा अच्छा वर्ड है कि प्रभावित जो हमें कर रहा है, वो कौन से ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से कोई उद्योग कहीं पर लगाया जा रहा है। तो ये ना, ये आपकी ये जो पिक्चर है ये बहुत अच्छी है। आप देख सकते हो कि उद्योगों की जो अवस्थिति है, संबंधी कारक कौन से हैं। सबसे पहला, आपको कच्चा माल अगर वहीं पर मिल जाए तो आप उसी के आसपास अपना उद्योग स्थापित करना चाहेंगे। लोग मिल जाएं जो श्रम कर सकें, है ना। आपको पूंजी निवेश वहाँ पर मिल जाए, जैसे गवर्नमेंट आपकी हेल्प कर देती है, कई बार पूंजी देती है आपको। बाजार मिल जाए जहाँ पर आप जो भी चीज़ बना रहे हैं वो अगर उसको बेचने के लिए आपको आसपास कोई बाजार मिल जाता है। जल की आपूर्ति हो जाए उद्योगों में चीज़ों के निर्माण के लिए, है ना। तो फिर आपको ये सारी क्या है, ये सारी इसके कारक हैं। इसके बाद अगर देखें इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत अगर आपको वहाँ पर मिल जाता है, तो भूमि अच्छी मिल जाए जहाँ पर कि आप जो उद्योग स्टैब्लिश कर सकें, वहाँ से सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लाने के लिए अगर आपको परिवहन अच्छा नेटवर्क मिल जाए और संचार के साधन मिल जाएं, तो बात बन जाती है और उद्योग वहाँ पर स्थापित हो जाता है। तो चलिए ज़रा इन चीज़ों को ज़रा डिटेल में पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं ना, वो क्या है। तो सबसे पहला कच्चे माल की उपलब्धता हमने देख लिया, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार है। ठीक है। तो उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध हो जाए। मतलब आपको 2-4 चीज़ें मिल जाए इनमें से, या फिर सारी मिल जाए, तो बेस्ट है कि हम चाहेंगे कि हमारा बिजनेस यहीं पर स्टैब्लिश हो, है ना। तो कभी कभी सरकार क्या करती है ना, कम दाम पर आपको विद्युत उपलब्ध करवा देती है, कि वो चाहती है कि उनके राज्य में ही आप जो है कोई उद्योग को स्थापित करें। तो वो कहते हैं भाई अगर हमारे यहाँ पर करेंगे तो हम आपको इलेक्ट्रिसिटी कम दाम में देंगे, या कम परिवहन लागत में लगे, या कोई और अन्य अवसंरचना जो है वो उसको प्रोत्साहित करती है, ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी क्या हो, उद्योग स्थापित किया जा सके। तो फिर क्या होता है कि आप उद्योग वहाँ पर स्टैब्लिश करते हैं। तो औद्योगिकरण से प्राय नगर और शहरों का विकास एवं वृद्धि भी होती है। जहाँ पर भी औद्योगिकरण हो जाएगा ना, वहाँ पर नगर बसेंगे, शहर बसेंगे ही बसेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से उद्योगों का बसना या बनना कितना उस एरिया को चेंज कर देता है। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं ये औद्योगिक तंत्र किस तरह से बनता है ना। देखो, औद्योगिक तंत्र को देखने से पहले ये कह रहे हैं कि चमड़े के जूते, आपको एक क्रियाकलाप करना है कि चमड़े के जूते के विनिर्माण मतलब किस तरह से बना है में शामिल कितना निवेश, प्रक्रम और निर्गत को ज्ञात करना है कि क्या क्या इसमें कैसे होता है। ओके, तो चलते हैं हम औद्योगिक तंत्र की तरफ। ये औद्योगिक तंत्र क्या है, देखिए। औद्योगिक तंत्र में ना क्या होता है कि निवेश,
प्रक्रम और निर्गत शामिल है। ठीक है, अब इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। देखो, निवेश में क्या है ना कि जैसे आपने कच्चा माल इसमें इसके लिए चाहिए, आपको श्रम देना होगा, आपको भूमि की लागत देनी होगी, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, परिवहन होना चाहिए, विद्युत होना चाहिए और अन्य अवसंरचना शामिल है किसमें, निवेश में। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको लगानी होंगी किसी उद्योग को बनाने के लिए, वहाँ पर स्टैब्लिश करने के लिए। अब बात करते हैं प्रक्रम की। ये प्रक्रम क्या है, तो देखो इसमें बहुत से कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं। जैसे कि आप क्या करेंगे, तो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करेंगे, प्रोसेस करेंगे ना, प्रोसेसिंग करेंगे कच्चे माल की, उससे कोई दूसरी चीज़ बनाएंगे जैसे, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, वो आपकी प्रक्रम में आ जाएंगी। जब प्रोसेसिंग जिसे कहते हैं, एक चीज़ का दूसरे चीज़ में परिवर्तित करने का जो पूरा प्रोसेस है, क्रिया है, उसे हम कहते हैं परिष्कृत। ठीक है, तो प्रक्रम कहते हैं। अब हम चलते हैं निर्गत की तरफ। अब ये निर्गत क्या है, देखो निर्गत ना अंतिम उत्पाद है या इससे अर्जित आय है, मतलब आपने जो चीज़ बनाई उससे आपको क्या आय मिली। जैसे सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कपास, मानव श्रम और कारखाना, इसके साथ साथ परिवहन लागत, ये सभी निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में आप क्या करेंगे, प्रक्रम जो दूसरा है इसमें प्रक्रम क्या होगा, जैसे कपास आपने क्या किया, सूती वस्त्र का आपने उद्योग लगाया, तो इसमें निवेश तो कर दिया आपने, कपास लगा दिया, मानव श्रम लगा दिया, कारखाना लगा दिया, परिवहन लगा दिया। ठीक है, लेकिन इसके बाद प्रक्रम क्या होगा, तो प्रक्रम होगा कि उस कपास की उटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई होगी। तो ये सब क्या हो गया, प्रक्रम हो गया, प्रोसेसिंग हो गई। ठीक है, अब फाइनल गुड क्या तैयार हुआ, निर्गत क्या हुआ है, तो जैसे आपने उससे कमीज जिसे आप पहनते हैं ना, वो आपने उत्पाद किया है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया निर्गत। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस एग्जाम्पल से आपको निवेश, प्रक्रम और निर्गत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर कि औद्योगिक प्रदेश कहाँ है और वहीं पर क्यों है। कि सबसे पहले हम देखेंगे कि औद्योगिक प्रदेश हमारे पूरे विश्व में कहाँ कहाँ पर है। तो देखो, औद्योगिक प्रदेश क्या होता है ना, इसका विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित हों। मतलब औद्योगिक प्रदेश में कई तरह के उद्योग आपके एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगे और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को बढ़ाते हैं। जैसे आप अगर विश्व में बात करो तो विश्व के प्रमुख औद्योगिक जो आपके प्रदेश है ना, वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं जैसे आपके पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। अगर हम देखें तो जो मुख्य औद्योगिक प्रदेश है ना, वो आप क्या देखते हो कहाँ पर हैं, तो अधिकांशतः इनमें से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्र पतनों के समीप है और विशेष तौर पर जहां पर आपको कोयला क्षेत्र के निकट आपको आपके औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलते हैं। तो कहाँ कहाँ मिले, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, समुद्र पतनों के समीप और आपको कोयले क्षेत्रों के निकट जो है आपको ये देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इस अगर आप मानचित्र को देखोगे ना, तो आप अपनी बुक में काफी क्लियरली देख सकते हो क्या कि औद्योगिक प्रदेश आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये जो ब्लैक वाला ये औद्योगिक प्रदेश है, ये रहा, ये रहा, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, और ये जो इस तरह की शेड में है, लाइट शेड में, वो विश्व की औद्योगिक पट्टी है। ओके, तो भारत में भी अगर हम बात करें तो अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं आपके। जैसे अगर हम बात करें कहाँ हैं, तो वो कौन कौन से हैं, मुंबई पुणे समूह, बेंगलोर, तमिलनाडु, हुगली, अहमदाबाद, वडोदरा, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और आपका कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश है। ठीक है जी, तो चलते हैं आगे, बात करते हैं हम। अब ये जो औद्योगिक प्रदेश हम बना देते हैं तो क्या इनसे कोई विपदा भी आती है, तो देखिए उद्योगों में ना क्या होता है कि दुर्घटना और विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित हो जाती है। जैसे अगर हम भोपाल की बात करें तो 3 दिसंबर 1984 को क्या हुआ, लगभग 0.30 बजे यानी कि 12:30 बजे अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक घटना हुई थी। ये एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें हुआ क्या था कि यूनियन कार्बाइड की जो कीटनाशी कारखाने थे ना, उसमें से हाइड्रोजन साइनाइड और इसके साथ साथ प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस होती है ना, उनका रिसाव हो गया था। और ये 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार ऐसा बताया गया कि 35,598 लोगों की मृत्यु हो गई थी और हजारों लोग जो बच गए ना, वो आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे कि अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्रशोथ विकृति आदि से पीड़ित हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये औद्योगिक विपदा थी।
वहीं बात करें तो 23 दिसंबर 2005 में चीन के गांव आंग चोंगकिंग में गैस कूप विस्फोट में 243 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 9,000 लोग तो इससे दुर्घटनाग्रस्त हो गए और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित कर दिया गया था, लेकिन कई लोग विस्फोट के बाद ना भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़ों में मतलब जो गैस थी ना वो क्षतिग्रस्त कर दिया था उसने उनकी आंतों को, उनकी आंखों को और उनके फेफड़ों को। तो आप समझ सकते हैं कितना था बुरा हुआ ये। तो गायकों के बचाव में अभियान को ये यहाँ पर दिखाया गया है। चलते हैं आगे और बात करते हैं कि कभी अगर औद्योगिक विपदा आए तो क्या करना चाहिए। तो देखिए जोखिम कम करने के क्या क्या उपाय हैं। तो घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का वहाँ के मतलब संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी हो या अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए उस एरिया में। और चौथा, विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए कि किसी जगह पर कितना भंडारण किया जा सकता है। सॉरी। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। फिर चलते हैं आगे और बात करते हैं कि प्रमुख उद्योगों का वितरण हमारे जो देश विदेश में कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ ना एक आपको टर्म बताई गई है कि उभरते हुए जो उद्योग होते हैं ना उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं सनराइज उद्योग, ठीक है। इसमें है क्या क्या किस किस को हम शामिल कर सकते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार और ज्ञान से संबंधित उद्योग इसमें शामिल होते हैं। बात करते हैं प्रमुख उद्योगों के वितरण की। तो देखिए विश्व के जो प्रमुख उद्योग जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है, ठीक है। अगर हम लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग को देखें तो ये काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है ना वो एक नया उभरता हुआ उद्योग है। अब इनमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो जैसे लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित कहाँ कहाँ पर है, तो वह है जर्मनी, यूएसए, चीन, जापान, रूस में। वहीं अगर हम वस्त्र उद्योग की बात करें ना तो वो कहाँ पर है, तो भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान में, ठीक है। अगर हम सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की बात करें तो इसका मुख्य जो केंद्र है वो कहाँ है, तो वो है आपका मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में। ओके, भारत का तो नाम आते ही बहुत अच्छा है। बात करते हैं प्रलग्न की। तो ये प्रगलन क्या है, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को ना उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रगलन। बात करते हैं लोहा इस्पात उद्योग की। लोहा इस्पात उद्योग कहाँ होगा, तो देखो सिंपल सी बात है कि अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात जो है लोहा इस्पात उद्योग में बहुत से निवेश प्रक्रम मतलब निवेश लगाना पड़ेगा, प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, देन फिर आपका निर्गम यानी कि फाइनल गुड आपको मिलता है। तो ये एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद मतलब जो आपके लोहा इस्पात के उद्योग है, इससे जो भी आप चीज़ बनाते हैं वो अन्य उद्योगों के लिए क्या होते हैं, कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे उद्योग के लिए निवेश में आप क्या क्या निवेश करेंगे लोहे उत्पाद में, तो आप करेंगे श्रम, पूंजी, स्थान, है ना, और अन्य अवसंरचना के साथ साथ और क्या चाहिए, तो लोहा अयस्क चाहिए, कोयला चाहिए, चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में आप सम्मिलित कर सकते हैं। वहीं ये जो लोहा अयस्क से आप जो इस्पात होते हैं ना निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं, बिल्कुल सही बात है। कच्चे माल को क्या करते हैं, सबसे पहले झोंका जाता है, भट्टी में रखा जाता है, जहाँ वो प्रगलित होता है। प्रगलित जो क्या है वो हमने अभी देख लिया। इसके बाद यह परिशोधित होता है और इससे प्राप्त उत्पाद जो है वो इस्पात होता है, ठीक है। पहले प्रगलित किया, फिर परिशोधित किया एंड देन फिर आपका ये इस्पात बना। अब ये जो इस्पात है वो क्या होगा, तो वो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। रिपीट कर दूं, भट्टी में झोंका, प्रगलित किया, परिशोधित किया, फिर इस्पात बना और वो इस्पात अन्य उद्योगों में कच्चा माल बनेगा। इस्पात जो ना कड़ा होता है, काफ़ी टाइट होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है, ठीक है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काट भी सकते हैं, आकार भी दे सकते हैं, अथवा इसे तार भी बनाई जा सकती है। एल्युमिनियम, निक्कल, तांबा, एल्युमिनियम, निक्कल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। एल्युमिनियम, निक्कल, तांबा आपने क्या किया, थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाया और इससे मिश्र धातु बनाई। यहाँ एक चीज़ दिखाई है, जैसे 8 टन कोयला में जब आप 4 टन अयस्क मिलाते हो ना और इसके साथ साथ 1 टन चूना पत्थर मिलाओगे तो क्या बनेगा, 1 टन इस्पात बनेगा। 841, 8 टन कोयला, 4 टन अयस्क, 1 टन चूना पत्थर जब आपने मिलाया तो क्या बना, 1 टन इस्पात, ठीक है। ओके, यहाँ आप देख रहे हैं ये जो पिक्चर है ना इसमें कि आपने क्या किया, ये झोंका भट्टी में लो एस में इस्पात तक आप कैसे प्रगलित करके यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ से धातु का मल निकल रहा है, ये ऊपर गया, ये झोंका पट्टी में है, यहाँ से चूना पत्थर और कोक है
और यहाँ पे ये लो अयस्क बन के आ रहा है। ओके, लो अयस्क डाला चूना पत्थर कोक के साथ यहाँ पर झोगा भट्टी में, और यहाँ पर ये प्रगलित होकर लोहा आया है, यहाँ पर धातु मल आया है। ठीक है जी, मिश्र धातु आपने बना ली। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधकता क्षमता प्रदान करती है। मिश्र धातु इस्पात को क्या करती है? असामान्य, मतलब ये कॉमन नहीं है। कठोरता प्रदान करती है, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। इस्पात जो है ना, ये प्राय क्या होता है, आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। ये लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम उपभोग करते हैं, जिनको हम यूज करते हैं, वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं, या फिर क्या होगा, अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने। मतलब या तो हम जो भी चीजें यूज कर रहे हैं वो लोहे से बनी है या इस्पात से बनी है, या फिर जो है वो लोहे के जो औजार बने हैं ना, या इस्पात के जो औजार बने हैं उनसे, उनकी मशीनों के द्वारा बनाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि लोहे का कितना अच्छा यूज है। जैसे पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो, ये सब चीजें जो हम रोज यूज करते हैं परिवहन में, इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयां जो है, जिनका हम उपयोग करते हैं रोज, ये भी इस्पात से बनी है। तेल कूप इस्तेमाल से बनी जो मशीनों से भेदित किए जाते हैं। आपके जो तेल निकलते हैं ना तेल कूप से, वो भी क्या करते हैं, इस्पात से बनी मशीनों से ही आप भेदित करते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल भी जो है वो, मतलब आपने इस्पात के थ्रू ही एक पाइपलाइन बनाई है जिसके थ्रू आपका तेल परिवहित होके जाता है। अगर हम खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है, खनिजों का खनन भी किससे हो रहा है, तो इस्पात से ही हो रहा है। तो आप देख रहे हैं इस्पात का आपने क्या क्या यूज़ कर दिया, तेल कूप से कोयला निकाल रहे हैं, उसको पाइप के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। खनिजों से क्या खनन भी आप इसी के थ्रू कर रहे हैं। सुई, सेफ्टी पिन, रेल, ट्रक, ऑटो, पोत, सब कुछ आप लोह इस्पात से बना रहे हैं। तो विशाल भवनों का ढांचा इस्पात से बनाते हैं। 1800 ईस्वी के पूर्व क्या था, इस 1800 ईस्वी से पहले इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे। कहाँ कहाँ पर स्थित थे, देखो अब जो है हमें बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर चीज़ें कैसे स्टैब्लिश हुई हैं। तो 1800 ईस्वी के पूर्व जो इस्पात उद्योग थे ना, वो वहाँ स्थित थे जहाँ उनको कच्चा माल मिल जाता, विद्युत की आपूर्ति हो जाती और बेहतर जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में क्या हुआ, तो उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों और रेलवे के निकट थी। ठीक है, 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग कहाँ हो गए, तो समुद्र पतन के निकट, सपाट भूमि पर और विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने लग गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण, अब हुआ क्या, रीजन भी बता रहे हैं क्या, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात का जो निर्माण का कार्य था ना, इस समय तक बहुत विशाल हो गया था और लोह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में ना लोहा इस्पात उद्योग, कच्चा माल, जहां पर भी हमें कच्चा माल मिल जाए, सस्ते श्रमिक मिल जाए, परिवहन मिल जाए, बाजार मिल जाए, वहां पर हम कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ना इस मैप को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर विश्व में लोहा इस्पात के क्षेत्र हैं। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका, यूएसए में कहाँ कहाँ, कनाडा, जर्मनी, रूस। तो ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर आपको लोहा इस्पात उद्योग देखने को मिलेगा भारत में। तो जहाँ पर भी हमें ये चीज़ें मिली, कच्चा माल, वो सो हमने वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया है। तो सभी महत्वपूर्ण इस्पात जो है उत्पादक केंद्र, तो वो कहाँ पर हैं, तो वो आपको दिखेंगे क्योंकि कच्चे माल के आसपास ही हमने रखा है। तो भिलई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं और जो 4 राज्यों में फैले हैं। तो वे 4 राज्य जहाँ पर ये सारी चीज़ें फैली हैं वो कौन से हैं, तो वह पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो ध्यान रखना, लोह इस्पात उद्योग भारत में कहाँ कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। जगह के नाम अगर देखें तो भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो। भद्रावती और जो विजयनगर है ना, ये कर्नाटक में है, और विशाखापट्टनम जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है, और तमिलनाडु में सालेम, ये अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जहां पर आपके क्या है कि स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं अब, क्योंकि हम इन शहरों की बात करें तो देख ले जमशेदपुर में हमने लोह इस्पात क्यों स्टैब्लिश किया। तो देखिए 1947 से पूर्व क्या था कि भारत में केवल इस्पात का जो कारखाना था ना, वो था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको टिस्को कहते हैं। तो टिस्को था, ये निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात क्या हो रहा है कि सरकार ने ये कार्य अपने हाथ में ले लिया और बहुत से जो आपके लोहा इस्पात संयंत्र थे वो स्थापित किए। अगर हम झारखंड की बात करें तो वहां पर क्या है, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी,
तो हम क्या देखते हैं कि झारखंड में स्वर्ण रेखा और जो आपकी खरकई नदी है ना, उसके संगम पर, मतलब उसके संगम के समीप जो साकची है ना, वहां पर सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। तो आप समझ सकते हो कि टिस्को की शुरुआत हमने स्वर्ण रेखा खरकई नदी के संगम पर साकची नाम की जगह पर क्यों किया, क्योंकि हमें पानी अच्छे से अवेलेबल हो जाएगा, है ना। बाद में साकची का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, जमशेदपुर रख दिया गया। और भौगोलिक रूप से भी अगर आप देखें ना, तो जमशेदपुर जो है देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। तो आप समझ सकते हो क्या कि जमशेदपुर में आपको एक तो क्या है, सुविधाजनक स्थान क्यों है, क्योंकि लोह इस्पात आपको इजीली मिल रहा है। दूसरा क्या है कि आपको जो है नदी से पानी अच्छे से मिल जा रहा है ना। तो आप देख सकते हो कि टिस्को की शुरुआत हमने कहाँ पर की, एक तो रॉ मटेरियल की वजह से, कच्चे माल की वजह से, और दूसरा क्या है कि नदी के संगम पर था, है ना। तो ये जो है जगह काफ़ी अच्छी थी। अब क्योंकि आप जमशेदपुर देख चुके हो ना, तो विश्व में अगर हम देखें तो लोह इस्पात के लिए कहाँ पर कौन सी जगह है वो देख लेते हैं। तो देखो, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो क्या कि ये स्वर्ण रेखा नदी है ना, और ये रही आपकी खरकाई नदी है। यहीं पर आपका टाटा का जो नगर का रेलवे स्टेशन वो भी है। ये इस्पात कार्य आपका यहाँ पर हो रहा है, गोल्फ कोर्स, टेस्को कॉलोनी, ये पूरा आपको दिया हुआ है। यहाँ पर हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी। हवाई पतन बन चुका है जमशेदपुर, और कादमा टाटा मुख्य अस्पताल भी है, सामान्य डाकघर, सब कुछ चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हो गई हैं। क्यों बता रहे हैं ये इसलिए बता रहे हैं कि जहाँ पर भी आपका इस्पात केंद्र हम बनाते हैं ना, वहाँ पर क्या होता है कि और भी सुविधाएं आ जाती हैं और नगर आपके बस जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा कि ये जो साकची नदी है, ये क्या है, कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया साकची को। क्यों साकची नाम की जगह को क्यों चुना गया, देखिए ये स्थान जो है बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर है, काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था ये स्थान। लो अयस्क कोयला और मैंगनीज, यहाँ पर आपको क्या मिलता है इस स्थान पे, लो अयस्क कोयला और मैंगनीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था। और कोलकाता में क्या है, तो विशाल बाजार उपलब्ध है ना। और टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लोहस, चूना पत्थर और डोलोमाइट और मैंगनीज प्राप्त हो जाता था। तो देख रहे हैं आप कि कितनी अच्छी जगह थी ये। वहीं खरकई और स्वर्णरेखा नदी से इनको पर्याप्त जल की आपूर्ति होती थी, और जो आपकी सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी भी उपलब्ध हो गई थी। तो इसीलिए साकची जो है ये लोह इस्पात का केंद्र बन पाई, टिस्को की स्थापना यहाँ पर हो पाई। तो सरकारी प्रोत्साहन भी हो गए। तो जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद क्या हुआ कि कई और जो औद्योगिक संयंत्र है ना वो भी यहाँ पर स्थापित कर दिए गए। इनमें होता क्या था, इन जो औद्योगिक संयंत्रों में तो रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीन, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता था। तो देख रहे हैं आप किस तरह से एक आपका बना टिस्को, और उसके बाद कितनी चीज़ें यहाँ पर स्टैब्लिश हो गई हैं। तो भारत में ना लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हो गया था। भारतीय उद्योग में अगर हम देखें तो सभी क्षेत्र अधिकांशतः क्या थे, अपनी आधारभूत अवसंरचना के लिए लोह इस्पात पर निर्भर करते हैं। और भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में वृहत समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है, मतलब बड़े तो हुए, छोटे भी यहाँ पर शामिल हो गए। इसमें द्वितीयक उत्पादक जैसे कि रोलिंग मिल बनाना और सहायक उद्योग भी शामिल है। अब क्योंकि हमने जमशेदपुर की बात की है तो चलिए ज़रा पीटर्सबर्ग भी देख लेते हैं। ये पीटर्सबर्ग कहाँ है, हम आप क्योंकि विश्व के भी एक अरेना में देख लेना कि कहीं पर विश्व में अगर कोई लोह इस्पात केंद्र बन रहा है तो क्यों बन रहा है, तो पीटर्सबर्ग से है। पीटर्सबर्ग कहाँ है, पिट्सबर्ग, सॉरी। तो ये पिट्सबर्ग कहाँ है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। और पिट्सबर्ग में क्या है ना कि इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जैसे कच्चा माल जैसे कि कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है। ठीक है, जबकि लोह अयस्क जो है वो मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है। किससे, मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच जो है ना वो नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जल मार्ग आता है, जिसे हम होम्स के नाम से पढ़ते हैं, होम्स। तो ये अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ठीक है, और ग्रेट लेक से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लोह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है, और ओहियो, मोनोगहेला, एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। मतलब नदियों का जो जल है, मतलब या ये कहें कि पानी जो है इसे कहाँ से मिल रहा है, ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदी से। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि खानों से जो इसको लोहा मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, तो मिनीसोटा से। ठीक है, और वो कितनी दूर है, तो 1500 किलोमीटर दूर है। जबकि कोयला कहाँ से मिल रहा है, तो पिट्सबर्ग से मिल जा रहा है। पानी कहाँ से मिल रहा है, तो ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी से। तो यहाँ पर ये फिर आपका पिट्सबर्ग में स्टैब्लिश हो गया है। आज पिट्सबर्ग में कह रहे हैं कि बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है।
ये मिल जो है ये पिट्सबर्ग के ऊपर जो मोनोगहेला है ना और एल्गनी नदी की घाटियों में है, और पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत करके मतलब प्रोसेसिंग इस्पात स्थल और जो दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। परिष्कृत इस्पात जो है वो स्थल और जल दोनों मार्गों से भेजा जाता है, ठीक है, मतलब रोड के थ्रू भी भेजा जा रहा है, पानी के थ्रू भी भेजा जा रहा है। अच्छा, ग्रेट लेक्स में जो है सुपीरियर, हुरन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी आती हैं, जिसे हम कहते हैं होम्स। क्या कहते हैं? होम्स। तो एच फॉर हुरन, ओ फॉर ओंटारियो, एम फॉर मिशिगन और ई फॉर इरी, और जो आपका सुपीरियर, ये आपकी 5 है, तो इसीलिए हम इसे होम्स कहते हैं, ठीक है। तो ये 5 नदियों के नाम आप इस लेक्स के नाम आप इस तरह से कर सकते हैं। तो यही 5 मिलके बनते हैं ग्रेट लेक्स। बात करते हैं पीटर्सबर्ग की। तो पीटर्सबर्ग क्षेत्र में क्या है ना, इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई और मतलब कारखाने भी हैं, और ये हैं रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। अब हमने लौह इस्पात देख लिया, एक इंडिया का उद्योग कहाँ पर है, और एक हमने पिट्सबर्ग का देख लिया। चलते हैं सूती वस्त्र की तरफ। तो पहले हम सूती वस्त्र का देखेंगे कि उसके लिए क्या क्या चाहिए, इंडिया में कहाँ पर है, और एक हम बाहर का देख लेंगे। तो चलिए ज़रा चलते हैं। तो सबसे पहले तो टेक्सटाइल, ये जो टेक्सटाइल वर्ड हम यूज़ करते हैं ये क्या है, तो ये लेक्सियरे से व्युत्पन्न किया गया, जिसका अर्थ होता है बुनना। क्या होता है? बुनना। तो देखो, धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। इसके लिए जो है कपास, ऊन, सिल्क और जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण कर सकते हैं कि हम किस चीज़ का उपयोग करके कच्चा माल, मतलब कच्चे माल की तरह हम किस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं कि और वस्त्र बना रहे हैं, तो उसके बेस पर हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं, है ना, रेशे। तो ये जो रेशे हैं ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव निर्मित भी हो सकते हैं। अगर हम प्राकृतिक रेशों की बात करें तो कौन कौन से हैं, तो ऊन, सिल्क, कपास, लेनिन और जूट है ना, इनसे हम प्राकृतिक रेशा प्राप्त करते हैं। अगर हम मानव निर्मित रेशे की बात करें तो वो कौन कौन से हैं, तो वो है नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक और रेयॉन, ठीक है, ये मानव निर्मित है। बात करते हैं इनमें से सूती वस्त्र उद्योग की। तो अब ये विश्व का ना प्राचीनतम उद्योग है। 18वीं सदी की अगर हम बात करें तो औद्योगिक क्रांति तक, 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक जो था, जो सूती वस्त्र था ना, वो हस्त कताई तकनीकों और हथकरघों से बनाया जाता था। वहीं जब 18वीं सदी में पावरलूम ने क्या किया पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया है, ठीक है, पावरलूम ने। अब आज भारत, चीन, जापान और जो यूएसए है ना, ये सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में अति उत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने का हमें जो है गौरवशाली परंपरा रही है। हम बहुत अच्छा सूती वस्त्र बनाते हैं। वहीं ब्रिटिश शासन से पूर्व क्या था, हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छींट, कालीकट के कैलिको तथा बुरहानपुर, सूरत व वडोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्व विख्यात थे, हर जगह विख्यात थे। लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन बहुत महंगा पड़ता था और बनने में इसमें टाइम भी बहुत लगता था। जो चीज़ हाथ से बनेगी ऑब्वियस है टाइम तो लगेगा ही। इसीलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। तो ये जो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका आपके पश्चिम के नए वस्त्रों से, तो क्या हुआ, क्योंकि जो आपके पश्चिम के थे अब वो मशीनों से बनते थे, तो वे सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट में करते थे। इसलिए उसका जो है उन दोनों में कोई मुकाबला हो ही नहीं पाया। और पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल जो थी ना, अगर हम इंडिया में बात करें तो मुंबई में 1854 में स्थापित की गई थी। कहाँ बनाई गई, तो कोष्ण आर्द्र जलवायु चाहिए, मशीन आयात के लिए पतन चाहिए, कच्चे माल की उपलब्धता हो और दक्ष श्रमिक जिस क्षेत्र में मिलेंगे वहां पर ये बन जाता था। तो इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा। क्या क्या, कोष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पतन हो, कच्चे माल की उपलब्धता हो, दक्ष श्रमिक आपको मिले। प्रारंभ में क्या हुआ कि यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा। लेकिन वर्तमान में आज की अगर हम बात करें तो आर्द्रता जो है वो कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है, तो वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता। इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया है। ठीक है, कच्ची कपास जो है वो शुद्ध होती है और उसका वजन भी कम नहीं होता। तो इसलिए अब ये कहाँ कहाँ पे आपको उद्योग मिलेंगे जो कि पहले सिर्फ आपको महाराष्ट्र गुजरात में मिलते, तो मिलेंगे कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत में आपको देखने को मिलेंगे। कह रहे हैं कि आप जानते हैं, तो हमारी पहली मिल तो आप याद रखें वो कहाँ थी, मुंबई में 1854 में।
कह रहे हैं कि क्या आप जानते हो कि देश में प्रथम वस्त्र उद्योग जो था वो 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गैल्स्टन में स्थापित हुआ था, ठीक है। और लेकिन कुछ समय बाद ये बंद हो गया था। तो वैसे गैल्स्टर में था, फिर 1854 में मुंबई में। अब हम देखें कि सूती वस्त्र केंद्र जो है वो कहाँ था, तो वो साबरमती में था, अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर था। अहमदाबाद में था, साबरमती नहीं, अहमदाबाद में था। साबरमती नदी के तट पर था। 1859 में यहाँ पहली सूत मिल स्थापित की गई थी, याद रखें। ये यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता बन गया। सबसे पहला कहाँ था? मुंबई, देन था आपका दूसरा सबसे बड़ा निर्माता अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या को ना प्राय भारत का मैनचेस्टर भी कह देते हैं। अब इससे पता चल सकता है कि मैनचेस्टर में सबसे अच्छी मतलब आपकी जो सूती वस्त्र की, या ये कहें कि जो सबसे अच्छे मिलता है वहाँ पे, कहाँ पे मिलता है, तो मैनचेस्टर का काफ़ी फेमस है। और भारत का मैनचेस्टर कहाँ है? तो अहमदाबाद। तो अनुकूल अवस्थिति कारक होने अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अब ये अनुकूल परिस्थिति क्या है ज़रा देख लेते हैं। तो अहमदाबाद में ना कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित है, ठीक है। यहाँ कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। दूसरा, जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श है। जो यहाँ की जलवायु है कताई बुनाई के लिए आदर्श है। सपाट भूभाग है और भूमि की आसानी से उपलब्धता है, मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की जो घनी आबादी है ना, इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध करा देते हैं। यहाँ की जो सुविकसित सड़कें हैं और जो रेल मार्ग हैं वो एक जाल है जो सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचने में मदद करते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि इसकी बाजार तक सरल पहुंच भी उपलब्ध है। तो नज़दीक में मुंबई पतन इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा भी प्राप्त कर देते हैं। हाल ही में क्या हुआ ना कि अहमदाबाद की सूती मिलों को कुछ समस्याएं भी आई हैं। बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास हुआ है और अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीकरण नहीं करने के कारण जो है यहाँ ये इसमें कमी आई है इस उद्योग में। तो कह रहे हैं कि आप कोई क्रियाकलाप करना है। क्या करना है कि दर्जी की दुकान से विभिन्न प्रकार के कपड़ों के टुकड़ों को इकट्ठा करो और उन्हें सूती, रेशमी, कृत्रिम रेशे वाले और ऊनी कपड़ों में वर्गीकृत करो, ताकि आपको कपड़ों की पहचान हो सके कि कौन सा क्या है। अब अगर हमने यहाँ पर भारत का मैनचेस्टर जो कि अहमदाबाद है उसे देख लिया है, तो चलते हैं ओसाका की तरफ। ओसाका कहाँ है? नाम से ही पता लग रहा होगा। ओसाका कहाँ है? जापान में है। एक जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। जापान का मैनचेस्टर जो है उस नाम से भी फेमस है आपका ओसाका। ओसाका में होता क्या है ना कि सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। भौगोलिक रीजन क्या है, चलिए ज़रा देख लेते हैं। तो ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान जो है वो सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसान है, आसानी से भूमि उपलब्ध करा देता है। और जो यहाँ की जलवायु कोष्ण आर्द्र जलवायु जो है वो कताई और बुनाई के लिए काफ़ी अच्छी है। योडो नदी से क्या करते हैं, मिलों के लिए पर्याप्त जल उनको उपलब्ध हो जाता है। तो योडो नदी का याद रखें, ठीक है। और श्रमिक आसानी से यहाँ पर उपलब्ध हैं। अगर हम पतन की अवस्थिति की बात करें ना कि कच्चे माल को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है, ठीक है। ओसाका का जो वस्त्र उद्योग है ना वो पूर्णतः आयातित कच्चे माल के ऊपर निर्भर है। मतलब यहाँ पर कच्चा माल एक दूसरी जगह से लाया जाता है। कपास जो है कहाँ कहाँ से आती है, मतलब कहाँ कहाँ से आयात करते हैं, तो मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। फिर उसकी प्रोसेसिंग करके यानी कि परिष्कृत करके अधिकांशतः जो है वो निर्यात कर दिया जाता है। ये जो है ना यहाँ का जो वस्त्र है वो उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसको एक अच्छा बाजार है, उसका एक मतलब काफ़ी फेमस बाजार है, मतलब वहाँ का काफ़ी फेमस है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान किसने ले लिया है, तो अन्य उद्योगों ने ले लिया। जैसे वहाँ पर लौह इस्पात, मशीनरी, जहाज रानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। वस्त्र से ज़्यादा अब ये इन चीज़ों के लिए भी फेमस होता जा रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि विश्व के जो रूपरेखा मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जो ओसाका सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल प्रदान करते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं नए चैप्टर में नए विषय के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।